कैसा है सम्राट? सब ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, और यू ठीक है। कल के कमेंट, एडवर्स कमेंट से ज़्यादा परेशान नहीं हो? मतलब नहीं सर, मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आया एक्चुअली कुछ चीज़। See, don't bluff. Most of the members, they noted that you were bluffing, which is not a good thing. When you don't know, you don't know. एक्चुअली कौन कौन से क्वेश्चंस में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने ब्लफ किया। अब एग्जैक्टली तो कल हमने 14 इंटरव्यू किया है तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस याद नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने वहाँ पे ब्लफ किया कि जो आपको नहीं पता था आपको सीधा बोलना चाहिए था कि आई डू नॉट नो। वहाँ पे याद होगा तुम्हें, जैसे मैंने जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा था तुमसे, एक मैंने ग्रेट गेम आपने पूछा था, एक वो हाँ ग्रेट गेम वाला आपने सही बोला था। इन दोनों जो मेंबर्स थे वो जो एक मुझे जो याद आ रहा है, जो मुझे मतलब कल मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा कौन कौन सी चीज़ ऐसा होता है। एक मुझे समझ में आया एनआईटी के बारे में, एनआईटी कब स्टैब्लिश हुआ। तो एनआईटी फिर मैंने चेक किया, एनआईटी जो है पहला एनआईटी 1949 में ही है। ओके, बट एनआईटी एक्ट जो है वो 2007 का है। ओके, तो शायद ये उनको so it became an autonomous institute then after 2007. आफ्टर 2007 वो ऑटोनोमस था, उससे पहले वो आरईसी था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। ये समझ में आया। उसके बाद सर वो पिताजी के नाम का मीनिंग, तो उसमें मैं थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट मैंने बोला था शिव जी का नाम है, बट उन्होंने कहा था कि नहीं अपन नहीं, आप देख लीजिएगा। ओके ओके। सर के लिए ये दोनों पार्ट था। और मैम से जैसे उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा था। एक तो सबसे पहला मोदी डॉक्ट्रिन। तो मोदी डॉक्ट्रिन सर मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी डॉक्ट्रिन एक्चुअली कौन सा है। क्योंकि मैंने जब सर्च किया तो 2 है, दोनों मुझे पता था, ऐसा नहीं कि नहीं पता था। एक तो है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, और दूसरा है सर आपका जो आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बीसीजी रिटेलिएशन हो गया, फिर उसके बाद बीसीजी रिटेलिएशन हो गया, फिर मतलब कि न्यूक्लियर का जो ब्लैकमेल है वो नहीं करेंगे, और वी विल नॉट सिंपैथाइज बिटवीन टेररिस्ट एंड टेररिस्ट सिंपैथाइजर। बट इसका नाम मोदी डॉक्ट्रिन है, ये मुझे नहीं पता है। ओके, तुम्हें फिर ये भी पता होना चाहिए था कि गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है। बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तुम्हें गुजराल डॉक्ट्रिन तो पता होना चाहिए था। ये सर ये एक मेरा मिस्टेक था, ये मुझे पता होना चाहिए था। ये मतलब उसके अलावा करंट अफेयर्स की बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नहीं बिल्कुल पता थी, जैसे कि वी आस्क्ड अबाउट एएमयू, क्योंकि इट वाज यू हु टोल्ड अस कि किशनगंज इज गोइंग टू हैव द सेकंड कैंपस ऑफ एएमयू। लेकिन जैसे ही अभी देखो इंटरव्यू जो है ना, रियल में घोष आपको करना क्या है कि आपको ओपनिंग नहीं देना है। जिस कंफर्ट, जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे हमें लेकर चलो। हमें तुम अगर अपने इन अनकंफर्टेबल जोन में हमें लेकर जाओगे तो वो दैट इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम फॉर यू। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एएमयू वाला जब तुम्हें नहीं आइडिया था, तुमने एएमयू के बारे में नहीं पढ़ा था, तो एएमयू के बारे में रेफर ही नहीं करना चाहिए था। और अगर ठीक है रेफर किए तो उसके बाद अगर नहीं पता था तो ओपनली यू कुड हैव सेड कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है। माइनॉरिटी का तुम्हें डिफिनेशन नहीं पता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एज जैसे ही तुम्हारा देखेंगे, समझ जाएंगे, देखने से उनको पता चल जाएगा कि तुम यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पक्का है कि वो ग्रिल करेंगे वैसे क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो द मोमेंट दे वुड कम टू नो दैट यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उनका एक्सपेक्टेशंस ऊपर जाएगा तुमसे। You won't be tested like other candidates जो कि properly बिहार में रह के सिर्फ बीपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं। तुम केवी से पढ़े हो, एनआईटी से पढ़े हो, दैट तुम्हारा एज जो है दैट इज आई थिंक 25 नहीं सर 28 28। तो एज भी देखकर उन्हें ये लग जाएगा कि स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आल्सो। समझ में आ रहा है? दैट्स द वन थिंग। सेकंड, आई थिंक यू लेफ्ट जॉब बैक इन 2021। Yes, sir, 2021। तो 4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना मैच्योरिटी तो होना चाहिए। गुजराल डॉक्ट्रिन, मोदी डॉक्ट्रिन, दीज आर वेरी मच नॉर्मल थिंग। ये तो हमेशा न्यूज में होता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। खैर कल की बात अभी छोड़ते हैं, अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि करंट अफेयर पे तुमने क्या क्या काम किया है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गाजा पीस प्लान बाय ट्रम्प। Yes, sir, but व्हाट इज गाजा पीस प्लान? sorry, sir. No, not aware. Okay, आज भी न्यूज में है, न्यू बोर्ड मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड हु वुड एडमिनिस्टर गाजा इफ इजरायली दे वुड लाइक विथड्रॉ फ्रॉम द वन पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, एक डिमार्केशन होगा और गाजा के लिए एक स्पेसिफिक प्लान ट्रम्प ने बनाया है, तो वो प्लान आपको पता होना चाहिए। उस प्लान में क्या मेंबर्स होंगे, कैसे मेंबर्स का इलेक्शन होगा, हाउ दे वुड एडमिनिस्टर द टेरिटरी, दैट्स द वन थिंग। Second important thing, can you please tell me
हिस्ट्री ऑफ सोमालीलैंड. अभी सोमालीलैंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सॉवरेन कंट्री बाय इजराइल. ऑन अदर हैंड टर्की जो है वो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है. सो व्हाट इज द इशू? Why Israel is so means aggressively decided to recognize Somaliland as a separate country? Sorry, sir. Okay, tell me one thing. You must have heard about Pax Silica. Yes, sir. अभी मैंने ग्रुप में भी डाला था. What is Pax Silica? Pax Silica is an American-led group. Okay. Of 9 countries. Okay. Which has been combined to diversify their silicon or like its critical minerals from. Okay. Earlier it is concentrated to China because China was the single supplier for critical minerals. Now it has been diversified to include other countries having similar interests, so that the critical minerals as well as AI related supplies can be diversified. So can you please tell me why this diversification is so important? Because China was acting like a dominant adversary in terms of critical minerals. So if let's suppose in terms of when America or when India, when the geopolitical relations between these countries became sour with China, so what it did that it stopped the critical mineral supplies. Like in 2021, we had that semiconductor crisis in India. Okay. So that is the reason behind which that these countries have been looking to diversify their critical minerals trade. Okay. What is weaponization of supply chain? Weaponization of supply chains refers to a concept where particular minerals can be used to what I can say, to reduce or to delay the economic progress of a nation. If you don't know, say no. यही मैं सिखाने के लिए आज बुलाया हूँ तुम्हें. Actually सर मतलब See, you are not aware of this term. तुमने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, लेकिन you have not understood. That is not how the weaponization of supply chain is. Suppose, see, there are certain countries who are right now top exporters. Take example of China. China is an export-oriented economy. So during the time of crisis, when they know that the other country is dependent on my items, so they start weaponizing it. They would say ki you do this, then only I will be supplying the material. That is called weaponization of supply chain. Okay. Okay. Coming to next question. Greenland. Okay. So do you know the history of Greenland? No sir, not history. ये पता होना चाहिए. It's a burning issue. You means अभी लगातार it is in news, right? So you should be knowing about Greenland, history क्या है, how it became part of Denmark, why it is called Greenland. उसके पीछे की अभी ग्रीनलैंड तो ग्रीन है नहीं भाई, वहां तो ट्रीज पाया नहीं जाता है, तो ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है? Then why USA is interested in acquiring Greenland? What is the current issue? ये सब आपको पता होना चाहिए. Are you waiting? Coming to next question. इसमें एक क्वेश्चन का शायद आंसर कर सकता हूँ. बोलो. Why USA is interested? Okay, go ahead. Because the Arctic Circle is currently explored by China as well as Russia. Okay. For economic purposes. So okay. USA is thinking that if we can have a proper strategic control over Greenland, then we can for national security purpose we can install some of the ICBMs there, and it will help as a buffer from that Russia, okay. which is a current adversary of USA. Okay, तो चलो ये भी मैं मान लिया. चलो, one is the strategic reason, but there are other reasons also. Think of the resources. What exactly is happening due to climate change? Yes. The whole Greenland would become, means it's like right now a barren land, but after 10 years down the line from here, 20 years down the line from here, when the permanent glaciers, permafrost would melt, so much resources would be there to extract. Are you getting? Yes. So that is also another reason. Third important reason is because Arctic Circle is becoming 24/7 navigable sea. Are you getting? And Greenland is going to provide, means what that means, that would be allowing USA to have like permanent presence in that particular route. It will act as an anchor port. Yes, ठीक है. और भी बहुत सारे reasons हैं. ठीक है. Coming to next question, एक बात बताओ. Do you support SIR? Yes sir. Why? ये भी question आया था कल. हाँ. Okay, go ahead. Because it is a routine practice by Election Commission to
update the electoral rules, which should be the case, because many of the last time I think the delimitation was done. I'm sorry, sir. I again used the word I think. Okay. The last time delimitation was done was in 2004. Okay. So after that, It was in 2004. yes, the last पक्का? delimitation. Yes, they have डिलिमिटेशन एक्ट कब लास्ट पास हुआ था? 2004. 2004 पक्का? अभी तक 4 बार हुआ है. 2004 में लास्ट है. यूपीएससी का क्वेश्चन देखे थे 2024 का प्री का पहला क्वेश्चन यही था, हाउ मेनी टाइम्स डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन सेट अप? यस सर, 4 टाइम्स. तो 2004 हुआ था कि 2 हुआ था? 2004 में तो लोकसभा इलेक्शन हुए थे. 2002. ठीक है, ओके, गो अहेड. हाँ, तो so the last time SIR was done in case of Bihar, it was done in 2013. okay, go ahead. So after 2013, it's been almost 12 years where no updation has been taken place. The number of people have migrated from Bihar, and there has been change in population. So SIR exercise became important to know the overall demography, or not overall demography, to know how many electoral, what is the electoral role, what is the electoral composition, who are eligible as well as who are not uneligible. Okay. There are also cases where in Simanchal district that there are cases of refugee immigration. So the SIR exercise was done to see that whether if there is any ineligible person who should not be inducted into the electoral roll of the state. Okay. Tell me one thing. Okay. How many, means what are the different kind of revision Election Commission of India undertakes when it comes to electoral roll revision? Like this was called SIR. Yes, sir. So it's an intensive revision. Yes. Are there any other kind of revision? Sorry, sir, I am not aware. Okay, you should be knowing. Summary revision होता है, SIR होता है, hybrid होता है. There are multiple different kind of revision. What means from what how Election Commission of India derive power from, or what articles of means Constitution give power to Election Commission of India to conduct SIR? So one is Article 324, which allows Election Commission to make electoral roll, and second is Representation of People Act 1950. Okay. Which I only asked about constitutional articles, not legal. Keep this thing in your mind. अभी अगर पूछेंगे लीगल तो दोनों बोलना है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो you'll be talking only about Article 324 and 326 also. 326, yes, sir. Okay. Then okay. Now yes, ये ओपिनियन बेस्ड जहां पे भी क्वेश्चंस आएंगे तो कोशिश ये करना है कि यू नीड टू प्रोवाइड बैलेंस्ड ओपिनियन. नाउ you were saying yesterday you were having a very outright opinion. You were saying कि the way it was conducted, that was bad. Yes, sir. Okay, right? You should not be using those kind of words over there. Rather ये बोलना है कि SIR जो है that is a constitutional mandate that has been given to Election Commission of India, but instead of doing it in say a month, the Election Commission of India should like exercise this power over a period of, because this is like a permanent power that has been given to Election Commission of India. So instead of like confining it to 1 month, where like in Bihar तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, many migrants had to return back, otherwise they would have been left out. तो तुम बोल सकते थे कि instead of doing it in a month, Election Commission of India could have started a year back, so that कभी भी छुट्टी में migrants आते तो they could have gotten themselves enrolled. So window जो है वो that needs to be increased. Second thing you could have talked about कि we should also think about the humanitarian angle. We should also think about the human right perspective. उसके बारे में भी बात कर सकते थे. जैसे क्या हुआ है क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी हुआ क्या है कि मान लो कि इलेक्टोरल रोल से you have been excluded. वो प्रॉब्लम नहीं है. Problem is re-enrollment. The process of re-enrollment itself becomes a punishment. So it's a direct violation of your human rights. It's like affront to human dignity. अभी मेरा नाम निकाल दिया, मैं नहीं था वहां, चलो ठीक है. But if I want to get myself re-enrolled, then the whole process takes like nearly 5 years, 6 years. We do not know. पहले फाइल करो, अगर फाइलिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं सुना, then you will go to court. कोर्ट में ये मामला
7 साल चलता है, 8 साल चलता है, यू डू नॉट नो. सो द होल प्रोसेस इटसेल्फ बिकम्स पनिशमेंट, एंड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ये जो 8 से 10 साल का गैप होगा, आई वुड बी लाइक अ स्टेटलेस पर्सन. आर यू गेटिंग? तो वो दोनों एंगल को आपको बताना है. ठीक है, अंडरस्टूड. कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ G2? G2, sorry sir, I don't know. You don't know G2? China, US, that's like a hypothesis where China and USA would come together and work and rule over the world. No sir. Okay, so you should be knowing G2 के बारे में पता होना चाहिए, because before meeting Chinese president, US president ने एक ट्वीट किया था कि G2 is going to happen. अच्छा. Are you getting? It's a news from November of last year. मतलब आज से 2 महीने पहले का न्यूज है, so you should be knowing. They may even ask you about G2 versus Quad, because Quad and G2 are contradictory, opposite two ideas. ठीक है, तो वो भी प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद हाँ, I was talking about one thing, SIR के बारे में तुमसे बात कर रहा था. तो SIR में एक चीज और ध्यान रखना है. वेट करो. One more question, tell me, why Prashant Kishore lost election here in Bihar? Sir, the main reason is the trust deficit of Prashant, of new party. Okay. Actually, in Bihar, it is seen that people don't trust very easily. So Okay. there was an apprehension that if you vote to Prashant Kishore or Jan Suraj, so what will happen that it might be possible that again the RJD or RJD party will come to power. Okay. And people were most of the people who are now like in the age of 40 groups, they have seen all the Jungle Raj issue, so they were very apprehensive that if we will vote to Prashant Kishore, then there are chances that he will act as a vote katwa party, and he will and the whole thing will be that RJD will win, and otherwise the next. So basically, you were saying that the one was he was unable to create perception in his own favor. The reason was because most of the voters feel that in case if they would shift to Prashant Kishore, so उस case में RJD would take advantage of it, and in that case RJD would be able to form government. So was this the only reason? No, it is not the only reason. Okay. It is a main reason. Second reason is the Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana, which has been run by Nitish Kumar government and NDA government. So it created a domino effect, because NDA has been and NDA as well as Nitish Kumar has been very much supportive of women since the very genesis of since the very beginning of Nitish Kumar came to power. Okay, tell me one thing. Do you think this kind of practice should be promoted before the election, when a sitting government of the day, they are transferring money in the account of women who are going to vote in a month, or say within 2 months time frame? Tell me, should such freebies be allowed? I think, sir, ethically it is not correct, but legally it is correct, because the announcement of this scheme was done a very long time ago, like before Model Code of Conduct was. Yeah, a month before Model Code of Conduct. Yes, so now, like, I'm asking this question because there is a precedent. Precedent is in Tamil Nadu. What exactly happened? Government was giving such freebies like 3 years back from the due election date. And when the Model Code of Conduct was announced, Election Commission of India told them to stop that freebie, that it should not be given during the election time. Why it was not done during the Bihar election? That question can be asked also. Do you think somewhere Election Commission of India has been compromised as a body? Sorry sir, I have to check. मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी क्या हुआ था, पहले फिर से एक बार इशू को समझा देता हूँ, क्योंकि देखो जो लोग बैठे रहेंगे उनका काम है ग्रिल करना तुम्हारा घोष. वो इस पर्पस से नहीं करेंगे कि तुम्हें ग्रिल करेंगे, उनको बेस्ट उनमें से निकालना है. अभी देखो हुआ क्या कि तमिलनाडु में भी देयर वाज अ स्कीम सिमिलर लाइक दिस. तो तमिलनाडु का जो स्कीम था इलेक्शन के 3 साल पहले से चल रहा था, बट द मोमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल, दे आस्क्ड द गवर्नमेंट नॉट टू प्रोवाइड सच डोल. वो जो भी पैसे दे रहे थे अकाउंट में उसको बंद कर दिया गया.
Now, in case of Bihar, what happened? Government of Bihar announced the scheme a month before the election, and after a month, when Election Commission of India announced the election schedule, so in general, following the previous precedent, Election Commission should have asked government not to transfer money now, because that would have created uneven playing field. Okay, but that did not happen. So do you think Election Commission of India, because now there is a question mark over the integrity of Election Commission of India, so do you think, यहाँ पे तुम्हारा opinion वो मांगेंगे, do you think that the Election Commission of India as an institution has been compromised? I don't think that Election Commission as an institution has been compromised, because Election Commission, the motto of Election Commission is to conduct election and all these things. The model code of conduct, which is the main issue here, the model code of conduct does not have any legal base, does not have any statutory base. So in this case, let's when that Tamil Nadu, if we compare Tamil Nadu to Bihar, so there is a chance to raise this issue in court, that whether this precedent is correct or not. But I think for the Election Commission part, their stance is not. अभी तुम्हारा आंसर जो है इट्स नॉट बैलेंस्ड ना, तुम चीजों को अभी तक ये कर पा रहे हो। अभी करना क्या है पहले समझो। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। अभी क्या हुआ है, अनूप वरणवाल केस का नाम सुने थे? हाँ, अनूप वरणवाल क्या केस था बताओ? What was Anup Varanwal case? Hint देंगे तुम जब हम याद करेंगे। How election commissioners are elected in India? Go ahead. How election commissioners are elected in India? Appointed. Sorry, elected नहीं, appointed. Go ahead. So earlier there was a precedent that election commission was selected by central government and then appointed by president. So Anup Varanwal case said that in Article 324, I guess, provision 3. Clause 2. Yes. They said that there has not. अभी clause में नहीं पढ़ना है, 324 बस याद रखो, बाकी छोड़ दो, ठीक है? Go ahead. There has not been a legal basis to appoint election commission or election commissioners, I think. So Supreme Court in his judgment said that for the time being, when the vacuum is there, we I think they made a 3-member body, leader of opposition, prime minister, and the Supreme Court judge, who will select on the candidates from, and then the decision will be taken on majority basis, and he will be appointed as an election commissioner. Okay. Chief election commissioner. Okay. So what happened? So this was the Anup Varanwal case that Supreme Court did. What is it? There is a judicial, मुझे overreach भी नहीं कहेंगे सर, एक judicial term है, मुझे हाथ नहीं आ रहा है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट एक लॉ बनाती है, if there is some नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉ को परमानेंट नहीं बनाया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, पहले समझो पूरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 324 openly says that until parliament by law decides, it would be appointed by president of India, ठीक है? So already 70 years have passed by. Why until now parliament has not made a law? So parliament, in the meantime, parliament should legislate a law. Until then, the appointment of election commissioner and chief election commissioner would be done by a high-powered body constituting Chief Justice of India, leader of opposition, and Prime Minister. Done? So that there would not be any executive interference. Because most of the time, oppositions were saying that because their election commissioners are appointed by the government of the day, so it has become a biased body. ठीक है? अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट लेजिस्लेशन इस जजमेंट के, अभी क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होना था तो उसके पहले उन्होंने पास किया, एंड दे चेंज द कंपोजिशन ऑफ हाई पावर्ड बॉडी. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी हु आर द पार्ट ऑफ दैट कंपोजिशन? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एंड एनी अदर कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय. ठीक है, अब क्या हुआ? अगेन देयर इज लाइक
means composition is in favor of government. Yes. So that is causing a concern to the opposition leader. They have again reached to Supreme Court. Are you getting? So इसीलिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. Why right now Election Commission of India is being targeted, because there are already question mark over the way they are appointed, the way they are selected. तो ये क्वेश्चन भी सेलेक्ट हो सकता है, अगर कोई मेंबर वहां पे जान रहे होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. ओके, ध्यान रखोगे. Coming to next question. Do you think governor should be given any kind of discretionary power under Article 200? Or do you think governor enjoys discretionary power under Article 200? अभी था न्यूज में. हाँ. क्या केस का नाम है? केस का नाम सर एग्जैक्टली नहीं है, बट देयर आर 2-3 स्टेट्स जहाँ पे एक तो है तमिलनाडु फॉर नीट बिल, एंड देयर इज अ पंजाब गवर्नर केस. ओके, सो तमिलनाडु केस का नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस. ओके, ठीक है, गो अहेड. सो मतलब जो केस था वो ऐसा था कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने एक बिल पास किया था कि वी विल नॉट अलाउ नीट इन आवर बॉडी. मतलब पहले जो हमारा पहला वाला सिस्टम था, 85% विल बी स्टेट रिजर्वेशन एंड 15% विल बी ऑल इंडिया. सिमिलर प्रोविजंस पे स्टेट ऑफ तमिलनाडु का लॉ था, बट गवर्नर ने उस लॉ को 2 साल तक स्टॉल करके रख दिया था. कि मतलब गवर्नर ने साइन भी नहीं किया था, गवर्नर ने विड्रॉ भी नहीं किया था, गवर्नर ने उसको स्टॉल करके रख दिया था. सो देन दे मतलब स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज अप्रोच कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ मैंडेमस कि प्लीज हेल्प अस सो दैट द बिल कैन बी पास. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि गवर्नर आई थिंक कैन नॉट, उनका टाइमलाइन था शायद 1 month and 3 month का. ओके ओके, एग्जैक्टली मुझे हाँ कोई नहीं, गो अहेड. तो मतलब अगर वो इफ इन केस गवर्नर इज 2 केस, जैसे अगर वो दे आर ट्राइंग टू विथड्रॉ, दे आर ट्राइंग टू पास द बिल, सो दे कैन डू इट इन 1 month. एंड अगर वो प्रेसिडेंट के पास जब देते हैं तो दे कैन डू इट इन 3 months टाइमलाइन. एंड वापस से जब वो प्रेसिडेंट से वापस से अगर स्टेट के पास आता है तो देन इट विल डायरेक्टली गो टू प्रेसिडेंट. गवर्नर का में कुछ ऐसा रोल नहीं रहेगा. इट विल डायरेक्टली गो टू प्रेसिडेंट. वापस से अगर सब दिया जाए तो फिर ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट के पास जाएगा. देन व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर देन इनटू इट? आर्टिकल 200 एंड 201 क्या है फिर? आर्टिकल 200 तो गवर्नर का मतलब जो गवर्नर का पावर है कि whether he can sign the bill or he can withdraw his signature, और ये है. और 201 का सर याद नहीं आ रहा. ओके, पहले सुनो क्या हुआ क्या था. सबसे पहले केस बताता हूँ. हुआ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु. स्टेट ऑफ तमिलनाडु डिसाइडेड टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 200 वहां पर जो ऑपरेटिव फ्रेज है दैट इज रिटन एज सून एज पॉसिबल. दैट मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट वांटेड टू it basically asked the governor to give assent or withhold his assent or reserve the bill for reconsideration by the president within certain time period, and as soon as possible का मतलब है जितना जल्दी हो. Are you getting? So why governor is like keeping it lingering for say 2 years or 3 years, something like that. So Supreme Court decided to give a strict timelines कि इन टाइमलाइंस के अंदर गवर्नर हैज टू टेक एक्शन. ठीक है, ये टाइमलाइंस दिया कि आपके पास कोई बिल आ रहा है, अगर आप विथहोल्ड करना चाहते हो, सो जिस दिन आप विथहोल्ड कर रहे हो उसके 3 महीने के अंदर आपको हाउस को बताना होगा व्हाई आर यू विथहोल्डिंग द बिल. ओके, और भी टाइमलाइंस हुआ. अब जैसे उसके बाद अगर बिल आपने वापस भेजा है, बिल इफ इट हैज बीन सेंट बैक तो विदिन अ मंथ दे हैव टू साइन. और प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए कुछ और बोला. पहले समझो क्या हुआ था इस केस में. गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में क्या हुआ कि अ बिल हैज बीन सेंट बाय तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली. ये बिल जो है गवर्नर ने वापस तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली को रिटर्न कर दिया. अब आर्टिकल 200 का प्रोविजो में क्या कहता है कि वंस अ बिल हैज बीन रिटर्न बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर रिकंसिडरेशन देन गवर्नर हैज टू गिव एसेंट. ठीक है, गवर्नर को एसेंट देना ही देना है सर, ऐसा लिखा है आर्टिकल 200. कॉन्स्टिट्यूशन का बुक इसको दिखाओ थोड़ा सा, देखो वहां रखा होगा शुभम, उस वाले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बुक में मंगवा के आर्टिकल 200 पहले दिखाऊंगा. पहले रुको, उसके बाद क्या हुआ
गवर्नर ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ गिविंग हिज एसेंट ही डिसाइडेड टू रिजर्व इट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पहले समझना कि फर्स्ट टाइम अगर आपने रिटर्न कर दिया, so next time if it is coming from the legislature you have to assent, you cannot reserve it for the reconsideration of the president. If you want to reserve it for the reconsideration of the president, then you should have done it in the very first time. समझ में आया? Are you getting? Can you get Indian Constitution book? वहां रखा हुआ है भारत का संविधान, पीएम बख्शी की बुक है, ठीक है। तो ये इश्यूज था। अब ये पूरा मैटर जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु के फेवर में जजमेंट दिया। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट यूजिंग इट्स एडवाइजरी ओपिनियन 143। यस, 143 यूज करके दे टुक अ ओपिनियन। उस ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इम्पोज सम काइंड ऑफ टाइमलाइंस ऑन गवर्नर और प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी आर्टिकल 200 में लिखा है एज सुन एज पॉसिबल, तो वो हम लोग का काम नहीं है। बट वी हैव टू इंश्योर दैट कि जो भी गवर्नमेंट हो, यस कैन आई गेट इट, थैंक यू। देखो देखो क्या लिखा है, if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold assent। ये अब कंपल्सन हो गया। नहीं पता था तुम्हें? नहीं सर, ये तो मतलब मैंने आर्टिकल में देखा था। नहीं तो नहीं समझ पाए तुम, लिखा है ना, खुद से देखो क्या लिखा है। When a bill is so returned, the house or houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not का मतलब मैंडेटरी है, withhold assent thereafter। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? क्योंकि हाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो खोले हुए हूँ। नहीं, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ हाँ भाई, ओके, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्लास में पढ़ाता हूँ पॉलिटी। नहीं तो मतलब ये नहीं पता था मुझे। अब पता हो गया ना, ये अब ये प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान में रखना। अब क्लियर है ये पूरा, ठीक है। एज ऑफ नाउ अ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वाला जजमेंट अप्लाई होगा कि एडवाइजरी ओपिनियन अप्लाई होगा, आप बताइए। अब अभी तो एडवाइजरी ओपिनियन अप्लाई होगा ना सर। एडवाइजरी ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग, फर्स्ट थिंग कीप इन योर माइंड। एंड जब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है एज ऑफ नाउ इट इज बाइंडिंग। एडवाइजरी ओपिनियन तो बस एक लीगल कंसल्टेशन है। नाउ व्हाट वुड हैपन, गवर्नमेंट विल अगेन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए बोलेंगे और फिर एडवाइजरी ओपिनियन का ओपिनियन को वहां पे प्रेजेंट किया जाएगा एज अ लीगल फैक्ट, और उसके बाद दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विल ओवरटर्न दिस जजमेंट। एज ऑफ नाउ दिस जजमेंट इज एप्लीकेबल, ये ध्यान में रखना है। एडवाइजरी ओपिनियन डज नॉट हैव बाइंडिंग इंपैक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? बहुत कुछ मुझे लग रहा है कि तुमने पिछले 8 महीने 1 साल से करंट अफेयर तुमने किया ही नहीं है, क्योंकि सर मैं अभी दूसरे एग्जाम के देख रहा हूँ। तो डोंट डू दैट। अगर यूपीएससी बीपीएससी ही करना था तो अभी यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है। एंड यू आर हैविंग पोटेंशियल, कर सकते हो, ठीक है। खैर अभी ये सब टेंशन नहीं लेना है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, वन डिफरेंस बता दीजिए एमजी नरेगा एंड वीबी ग्राम के बीच में। एमजी नरेगा एंड वीबी ग्राम, जो नई वाली एक्ट आई, और एमजी नरेगा, हाउ दीज टू आर डिफरेंट? स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूटरी सॉरी, जो टाइम मतलब 100 डेज वर्सेस 125 डेज, बस यही मेन डिफरेंस है, इसीलिए लोग अपोज कर रहे हैं। नहीं, जो मेन अपोज कर रहे हैं दैट इज फिस्कल कंसिडरेशन। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, अब 60-40 का रेशियो। तो पहले क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम था पूरा? पूरा आई डोंट नो सर, तो नहीं बोलना है अभी, समझो। सबसे जो कोर डिफरेंस है वो है, दिस वाज अ डिमांड बेस्ड एक्ट, दिस इज अ सप्लाई बेस्ड वन। अच्छा, पहले ये राइट देता था, अब गवर्नमेंट वुड डिसाइड।
ये सबसे हमेशा चीजों को कोर से पकड़ो। तुम्हारा इंटरव्यू कब है सम्राट? 23 को है। अभी काफी कम टाइम बचा है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अभी कुछ नहीं करना है। नो मॉक टेस्ट नाउ, अब कोई मॉक वॉक नहीं देंगे। आप बस करंट अफेयर को रिवाइज करो, जनरेट योर बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन इट, कि कैसे उसको, अगर ये क्वेश्चन आएगा खुद सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तुम क्या बोलोगे। मोबाइल ऑन रखना, रिकॉर्डर को सुनना और देखो कि क्या क्या ओपनिंग तुमने दिया है, उस ओपनिंग को कोशिश करना कि उसको फिल करें। ठीक है, डू दिस मच एंड आई होप यू विल डू ग्रेट। एंड अगर नहीं पता होगा आंसर, ओपनली वहां बोल देना है आई डोंट नो सर, प्लीज आई एम सॉरी, बस इतना बोल के निकल जाना है। नो नीड टू ब्लफ, कुछ भी नहीं बोलना है। अगर नहीं पता है सीधा बोलेंगे कि नहीं आता है, डन। क्योंकि तुम्हारा नॉलेज मेंस में टेस्ट हो चुका है। समझ में आया? अगर यहां पर उनको इंटेग्रिटी पे 1% भी डाउट होगा, सो दे आर गोइंग टू स्टक यू ऑफ। समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है, कुछ और पूछना है सम्राट? सर कल आपने एएमयू केस के बारे में बोला। यस। वो नरेश अग्रवाल केस के बारे में। अभी नहीं, एएमयू केस ही तुम पूरा देखो, अभी उसमें एक केस नहीं है। केसेस जो हैं वो 1967 से तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं क्या कि एएमयू वाला जो केस है वो मैं आज ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। रुको,